हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों अपन ने इंटरफेज को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कुछ बेसिक अपन ने डिवीजन सेल साइकिल की डेफिनेशन की स्टडी की थी। उसके बाद में अपन ने बताया था आपको, देखो एक बार वापस मैं रिकैप कर रहा हूं। जो कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र, उसमें दो मूल प्रावस्थाएं थी। कौन कौन सी? एक तो थी आपकी अंतरावस्था, और दूसरी थी विभाजन प्रावस्था। बताया था ये। अंतरावस्था के स्टेटमेंट अपन ने लिखे थे। सबसे लंबी प्रावस्था होती है, पहली प्रावस्था होती है, उसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, ग्रोथ फेज भी इसको बोलते हैं। और अंतरावस्था को अपन ने फिर तीन सब फेजेज में डिवाइड किया था बेटा। जीवन फेज, जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था। ठीक है, अब ये तीनों जो प्रावस्थाएं हैं अंतरावस्था की, इन तीनों का अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आपकी अंतरावस्था जो है, इंटरफेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सारी जो घटनाएं होंगी वो अपन ने तीन फेजेज में डिवाइड कर दी, ताकि एक सीक्वेंस, एक इवेंट जो है उसका जो सीक्वेंस उसकी अपन अच्छे से स्टडी करें, और क्वेश्चन भी इसी अकॉर्डिंग बेटा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या स्टार्ट करें? जीवन फेज। ठीक है, तो अपन यहां स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरफेज की प्रथम प्रावस्था कौन सी है? जीवन फेज। इंटरफेज, और इंटरफेज में पहली प्रावस्था कौन सी है? जीवन प्रावस्था। ओके, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। इससे क्वेश्चन 100% आपको जो है नीट में देखने को मिलेंगे। जो जीवन प्रावस्था है इसको अपन गैप 1 भी बोलते हैं, गैप फर्स्ट, या इसी को बोलते हैं ग्रोथ फर्स्ट, वृद्धि फर्स्ट, ग्रोथ फर्स्ट, या इसी को बोलते हैं अपन पोस्ट माइटोटिक फेज। ओके, पोस्ट माइटोटिक का मतलब पश्च सूत्री प्रावस्था, पश्च सूत्री प्रावस्था। क्यों बोला बेटा इसको पश्च सूत्री? क्योंकि ये एम फेज के बाद, क्योंकि एम फेज के बाद क्या स्टार्ट होती है अगले सेल साइकिल की? इंटरफेज। इंटरफेज में कौन होगी? जीवन। तो एम फेज के बाद जीवन तो हो गया ना। पश्च सूत्री, सूत्री विभाजन के बाद जीवन स्टार्ट हो जाती है, तो पश्च सूत्री प्रावस्था भी इसको कहा जाता है। इसके पॉइंट्स लिखूंगा सारे। यह अंतरावस्था की प्रथम अवस्था है, प्रावस्था होती है। अगला पॉइंट यह है इंटरफेज की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। यह अंतरावस्था की सर्वाधिक लंबी प्रावस्था होती है। सबसे ज्यादा टाइम लगता है इसमें बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट एक एक करके याद करने पड़ेंगे बेटा आपको। जो आपकी जीवन प्रावस्था है, ये कोशिका चक्र का सर्वाधिक भिन्नात्मक समय काल है। यह है कोशिका चक्र का सर्वाधिक भिन्नात्मक ठीक है बेटा, कोशिका चक्र का सर्वाधिक भिन्नात्मक समय काल है, मोस्ट वेरिएबल फेज, क्योंकि इसमें काफी सारे वेरिएशंस होते हैं, काफी चीजों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सारे पॉइंट एक एक करके समझना बेटा। ठीक है, हर पॉइंट पे आपको फोकस करना है। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जीवन प्रावस्था है, ये लो, जीवन फेज समसूत्री विभाजन तथा
डीएनए प्रतिकृति के प्रारंभ, बोले तो एस फेज होगी ना, ये डीएनए प्रतिकृति किसमें होती है? एस फेज में। तो ये समसूत्री विभाजन और एस प्रावस्था के मध्य अंतरकाल होता है, इंटरवल होता है। तो अपन बोल सकते हैं जीवन फेज, माइटोसिस और एस फेज के मध्य क्या है? गैप है, ये अंतरकाल है। ठीक है, चीजों को समझना पड़ेगा, स्टेटमेंट बेटा रटने नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, फिर समझो। ये जीवन है, ये एस आएगी, फिर उसके बाद में जी2 आती है बेटा। ठीक है, और जीवन से पहले बताओ पिछले सेल साइकिल की एम फेज थी, ये माइटोसिस था। तो बताओ जीवन कहाँ है? एम फेज और एस प्रावस्था के मध्य का अंतरकाल क्या है? जीवन फेज कहलाता है। एस कहाँ मिलेगी आपको? जीवन और जी2 के मध्य एस मिलेगी। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोशिका की सर्वाधिक वृद्धि होती है, इसकी साइज इंक्रीज होगी कोशिका की, और मेटाबॉलिक रूप से, उपापचयी रूप से ये अधिक सक्रिय है। उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। इसमें अनेक चीजों का निर्माण होता है जो अपनी अभी बात करेंगे। ठीक है, इसको डिसीजन फेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे निर्णय कारी प्रावस्था भी कहते हैं, क्योंकि जैसे सेल जीवन में एंटर होती है तो ये निर्णय ले लेती है कि अब मेरे को सेल साइकिल में जाना है, डिवीजन में जाना है, तो इसको निर्णयकारी या डिसीजन फेज भी कहते हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें अधिकतर कोशिकांग संख्या में वृद्धि करते हैं, तभी तो साइज बढ़ेगी बेटा, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को एक एक करके अपन समझेंगे, लेकिन याद रहे जीवन फेज में डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, अब ये तो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है, अब इसको अपन डायग्राम से समझेंगे बेटा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना आपको, क्योंकि सेल साइकिल, सेल डिवीजन बेटा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि डायग्राम से आपको पूरा क्लियर करें अपन। अब ये सारे पॉइंट लिखे पड़े हैं, अपन डायग्राम पे आते हैं। देखो, एक सेल है, मदर सेल, एक कोई भी सेल ले लेते हैं, कोई द्विगुणित कोशिका है जो सेल साइकिल में प्रवेश करेगी, उसको फिर फर्दर अपन डिवाइड करके दो कोशिकाओं में विभक्त करेंगे। ठीक है, उसी सेल को अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ताकि डायग्राम वो चलता रहे आगे तक। तो सेल सबसे पहले किस में जाएगी बेटा, आप बताओ? सबसे पहले वो एंटर होगी अंतरावस्था में, और अंतरावस्था में भी प्रथम फेज कौन सी होगी बेटा? जीवन प्रावस्था। ठीक है, तो सेल किस में एंटर होगी? जीवन प्रावस्था में, जिसमें कोशिका अत्यधिक मात्रा में क्या करती है? वृद्धि करती है। तो उसका मैं डायग्राम बना रहा हूं जीवन फेज का, ये लो। तो जीवन फेज में क्या क्या चेंजेस होंगे सारे अपन स्टडी करते हैं। ये सेल है और इसमें ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका केंद्रक है। ठीक है, तो जीवन प्रावस्था में क्या क्या परिवर्तन होंगे वो समझे अब आराम से। सबसे पहले देखो, ये जो मैंने सेल ली है उसमें अपन पहले बता देते हैं, ये डिप्लॉइड सेल है 2n, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अपन 4 लेके चलते हैं। ठीक है, 4 क्रोमोसोम को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम में बना देंगे, क्योंकि ज्यादा ले लिए तो डायग्राम में अपन उनको मेंशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए
मान लो कि एक द्विगुणित कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी ली है 4, जैसे मान लो अपनी ह्यूमन सेल होती है तो कितने होते हैं बेटा 46, लेकिन अपन सिंपल 4 क्रोमोसोम वाली एक कोशिका को यहाँ पर निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 4 जो गुणसूत्र है बेटा आपको पता है, जीवन प्रावस्था है, इंटरफेज है, उसमें क्रोमेटिन फाइबर के रूप में इसके अंदर उपस्थित होंगे। क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे लेकिन उपस्थित हैं, क्योंकि वो इलोंगेटेड फॉर्म में है, क्रोमेटिन फाइबर के रूप में क्या है, फैले पड़े हैं। तो इन चारों क्रोमोसोम को मैं डायग्राम से दिखा रहा हूं आपको, ये समझाने के लिए एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है बेटा इसका। तो एक क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म इस प्रकार से प्रेजेंट है। कितने क्रोमोसोम है, 4, और ये क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म है। ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये क्रोमेटिन तंतु है। गुणसूत्र तो आपको पता है बेटा विभाजन के दौरान दिखेंगे, अभी गुणसूत्र दिखाई नहीं दे रहे, ये क्रोमेटिन फाइबर है। ठीक है, तो ये देखो मैंने बताया 1 2 3 4 क्रोमोसोम है जो इसके अंदर उपस्थित है क्रोमेटिन फाइबर के रूप में। अब इस कोशिका में जो डीएनए की मात्रा है उसको अपन यहां डिनोट करेंगे किससे, 2C से। 2C, तो 2C किसको प्रदर्शित कर रहा है, डीएनए की मात्रा को। यहां लिख रहा हूं मैं 2C क्या है, इस कोशिका में डीएनए की मात्रा। ये मान के चलना पड़ेगा बेटा आपको, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होंगे अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, ये डीएनए की मात्रा क्या है, 2C, और 2N क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड सेल है और उसमें 4 गुणसूत्र हैं। अब जीवन फेज के दौरान इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, देखो बेटा सबसे पहला पॉइंट, कोशिका वृद्धि, कोशिका द्रव्य की वृद्धि होगी। थोड़ा इंग्लिश में लिख रहा हूं, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो कोशिकांग हैं, उनकी संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा इसमें प्रोटीन का निर्माण भी होगा, एंजाइम वगैरह काफी मात्रा में बनेंगे, प्रोटीन निर्माण। जीन अभिव्यक्ति हो रही है तो बेटा आरएनए का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि उपापचय रूप से सक्रिय है ना। इसके अलावा इसमें अमीनो एसिड का निर्माण भी होगा, तभी तो प्रोटीन बनेगी। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण भी होगा, इसके अलावा इसमें एंजाइम्स भी बनेंगे, एंजाइम्स काफी मात्रा में बनेंगे जिनकी आवश्यकता है, जिन विभाजन में जिनकी आवश्यकता है। जैसे एंजाइम की बात करें तो डीएनए प्रतिकृति में जो सहायक होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम। तो आप बताओ बेटा डीएनए प्रतिकृति में जो एंजाइम सहायक होंगे वो कौन सी प्रावस्था के दौरान निर्मित किए जाएंगे, जीवन प्रावस्था में, लेकिन प्रतिकृति एस प्रावस्था में होगी, लेकिन उनकी तैयारी किसमें हो जाएगी, जीवन प्रावस्था के दौरान। तो इतनी चीजें काफी मात्रा में बनेंगी, प्रोटीन बन रहा है, आरएनए बन रहा है, जीन की अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन अगली प्रावस्था में होगा। तो बताओ कोशिका द्रव्य जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज होगा, तो सेल की साइज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जीवन फेज होगी। फिर से समझें, जीवन फेज के दौरान यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 4 है, नॉर्मल कंडीशन, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही डीएनए की मात्रा में परिवर्तन हुआ। क्यों, क्योंकि जीवन प्रावस्था के दौरान डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती। क्लियर। अब जीवन प्रावस्था जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद अगली प्रावस्था कौन सी आएगी, इजी है, अगली प्रावस्था सीक्वेंस कौन सी आएगी, एस प्रावस्था। तो इसके बाद अपन किसकी स्टडी करेंगे, एस प्रावस्था की। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने हैं, और ये डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये समझाने के लिए बताया है। और ये डायग्राम याद रखना बेटा, क्रोमोसोम को आगे अपन कंटिन्यू लेके चलेंगे ताकि पूरी कहानी क्लियर हो जाए। तो अब अगली बात करेंगे अपन किसकी, एस प्रावस्था की। इंपॉर्टेंट एस प्रावस्था, अक्सर इससे क्वेश्चन आता रहता है और बिल्कुल सिंपल भी है। अब जीवन प्रावस्था के बाद कौन सी प्रावस्था प्रारंभ होगी, एस प्रावस्था। जीवन प्रावस्था कंप्लीट, देन एस प्रावस्था। यहां एस का मतलब होता है बेटा सिंथेसिस, संश्लेषण, प्रावस्था। तो सबसे पहला पॉइंट आप बताओगे बेटा, एस प्रावस्था किसके बाद प्रारंभ होगी, जीवन प्रावस्था के बाद एस प्रावस्था स्टार्ट हो जाती है। या मैं कह सकता हूं एस प्रावस्था जीवन और G2 के मध्य पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, जीवन तथा G2 के मध्य पाई जाती है।
अब एस प्रावस्था के दौरान जो भी परिवर्तन होंगे, पहले मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूं, उसके बाद में वो पॉइंट्स अपन सारे यहां मेंशन करेंगे, ठीक है। तो देखो डायग्राम में एस प्रावस्था में क्या क्या परिवर्तन होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जीवन प्रावस्था का डायग्राम हो गया। अब इसके बाद में यही मैं इसके पास बना रहा हूं एस प्रावस्था। ये लो बेटा, और समझना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे। ये सेल अब किस में एंटर हो जाएगी, एस प्रावस्था में। ये न्यूक्लियस, ठीक है, और ये कौन सी फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस फेज को। देखो आप जानते हो बेटा, एस प्रावस्था जैसे प्रारंभ होगी तो डीएनए की प्रतिकृति स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर था जिसमें जो डीएनए कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल। प्रतिकृति होगी तो डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल। तो इसको मैं यहां पर देखो रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं डायग्राम से। पहले ही ये केस था, ठीक है, क्लियर। क्रोमेटिन फाइबर था, अब डीएनए जैसे डबल होगा तो ऑब्वियसली आप इसको फाइबर को भी क्या करोगे, डबल करोगे। तो देखो इस तरह से ये क्या हो गया, इसका डुप्लीकेशन हो गया। ये डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट इसमें परफॉर्म हुआ है वो क्या है, पहला डीएनए की प्रतिकृति। ओके, सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तो यहां मेंशन कर रहा हूं मैं। यहां क्या हुआ, डीएनए प्रतिकृति, या बोल सकते हैं जो गुणसूत्र है उनका द्विगुणन हो गया, गुणसूत्रों का द्विगुणन। ओके, और ये कहां परफॉर्म होगा, केंद्रक के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्रक में। ये इवेंट हो गया एक। तो दूसरा, अगर ये जंतु कोशिका है तो आपको पता है जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है। ये क्या है, तारक काय। ये इसमें क्या होते हैं बेटा, तारक केंद्र, सेंट्रियोल्स, बताया था, स्टडी की थी अपन ने। तो एस प्रावस्था के दौरान तारक काय या तारक केंद्र भी क्या करता है, द्विगुणित हो जाता है। तो देखो यहां पर तारक केंद्र या तारक काय क्या हो गए, डबल हो गए। तो यहां मेंशन कर सकते हैं तारक केंद्र का द्विगुणन। तो ये भी कहां होगा, एस प्रावस्था के दौरान। और ये कहां संपन्न हो रहा है बेटा, ये साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। दूसरा इवेंट। तीसरा, एस प्रावस्था के दौरान स्टोन प्रोटीन का भी निर्माण होता है साइटोप्लाज्म में। देखो यहां पर ये विशिष्ट प्रोटीन होती है जो पैकेजिंग में सहायक होती है। तो ये कौन सी प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन। तो स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी किसमें होता है, एस प्रावस्था में। तो ये तीन मुख्य घटनाएं हैं जो एस प्रावस्था के दौरान संपन्न होती है। तीनों को यहां पर मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो एस प्रावस्था के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होंगी, प्रथम डीएनए की प्रतिकृति, ओके। दूसरा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, प्रतिकृति। संख्या में क्या हो गए बेटा, सेंट्रोसोम 2 हो गए। अगला, हिस्टोन प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण। ये तीनों इवेंट्स किसमें होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों घटनाएं किसमें होती हैं, एस प्रावस्था के दौरान। तो यहां सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि एस प्रावस्था के दौरान कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती हैं। डीएनए की प्रतिकृति, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन और स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण। काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, क्लियर। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहां देखो, अब कंडीशन बता रहा हूं मैं। कोशिका एस प्रावस्था में चलेगी, डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो गया, लेकिन यहां पर इस कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या वही है 2n बराबर 4, लेकिन यहां पर डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, 2c से 4c। डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया बेटा, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहेगी। क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, डीएनए की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। आप बोलोगे ऐसे कैसे, आपने लिखा है कि गुणसूत्रों का द्विगुणन हो गया, द्विगुणन हो गया तो संख्या बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, समझें। जो जीवन प्रावस्था है इसमें जो क्रोमोसोम है वो बेटा मोनाड कंडीशन में होते हैं, ऐसे होंगे मोनाड, एक क्रोमोसोम में एक डीएनए। लेकिन
जैसे एस प्रावस्था गई तो डुप्लीकेशन हो गया, तो यहां पर क्रोमोसोम बेटा डायड कंडीशन में आ गए। इसमें आ गए डायड कंडीशन में, ये देखो इस तरह से डायड, तो इसको क्या बोलोगे, डायड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या एक है अभी भी, ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम है, तो इसमें भी 4 क्रोमोसोम, इसमें भी 4 क्रोमोसोम, लेकिन ये डायड है और ये क्या है, मोनाड। डायड का मतलब एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए, या बोल दो अब सिस्टर क्रोमेटिड बन गए। यहां पर ये सिस्टर क्रोमेटिड का निर्माण हो गया। डुप्लीकेशन होगा ना, एक क्रोमोसोम था मोनाड में, डुप्लीकेशन होगा दूसरा बन जाएगा, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, और जब तक वो सेंट्रोमियर से जुड़े हैं तब तक अपन उसको एक ही क्रोमोसोम कंसीडर करेंगे। लेकिन इस क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, कितने, 2 सिस्टर क्रोमेटिड। डायड है ये मोनाड, ये क्या हो गया, डायड। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये मोनाड और ये डायड। ठीक है, समझना पड़ेगा, ये सारी कंडीशन ऐसे ही आती हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अपन बोल सकते हैं अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो एस प्रावस्था है उसके दौरान पुत्री अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण होता है। मतलब जो क्रोमोसोम है वो किस फॉर्म में है, गुणसूत्र डायड हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे गुणसूत्र बेटा, डायड फॉर्म में आ जाएंगे। किस फॉर्म में आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होंगे, डायड। ठीक है, अगला पॉइंट, डीएनए की मात्रा, डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है। किससे, पहले क्या थी बेटा 2C, अब कितनी होगी 4C। लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आई। तो अपन बोल सकते हैं, देखो मैं यहां पर कंपैरिजन करवा के दिखा रहा हूं, याद रखना पड़ेगा। ये आपकी जीवन प्रावस्था थी और ये आ गई बेटा आपकी एस प्रावस्था। तो जीवन प्रावस्था एस प्रावस्था में क्या परिवर्तन हुआ, जीवन के अंदर क्रोमोसोम बेटा मोनाड में थे, एस में किस में आ गए, डायड में। मतलब एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स उपस्थित होंगे। जीवन प्रावस्था में गुणसूत्र 2n थे, एस में भी 2n ही रहेंगे, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर डीएनए की मात्रा 2C थी, तो यहां पर क्या होगी 4C। ये याद रखना पड़ेगा आपको, डीएनए की मात्रा डबल होगी लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, क्लियर, यहां तक के स्टेटमेंट क्लियर हो गए। चलो अब देखो, एस प्रावस्था जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए की प्रतिकृति प्रारंभ होती है और डीएनए की प्रतिकृति इसी में ही कंप्लीट हो जाती है। तो डीएनए की प्रतिकृति में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो भाग लेते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण तो हुआ था जीवन प्रावस्था में, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सक्रिय कौन सी प्रावस्था में होगा, एस प्रावस्था में, क्योंकि सक्रिय हो गया तो डीएनए रेप्लिकेशन हो ही जाएगा। क्लियर, सब भूल जाओ, मुझे इतना बता दो, डीएनए की प्रतिकृति होती है एस प्रावस्था में, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है एस प्रावस्था में, तारक केंद्रों का द्विगुणन होता है एस प्रावस्था में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नीट में बेटा, बिल्कुल सिंपल, जो आपको करने पड़ेंगे। क्लियर, एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या इंक्रीज नहीं होती। अब आप बताओ सिस्टर क्रोमेटिड्स का निर्माण कौन सी प्रावस्था में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, वेरी सिंपल, किसमें, एस प्रावस्था में। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो एस प्रावस्था के दौरान निर्मित होते हैं। तो एस प्रावस्था में गुणसूत्र में, एक गुणसूत्र में कितने, 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर 4 गुणसूत्र हैं मोनाड में, यहां पर 4 गुणसूत्र हैं डायड में। तो बताओ यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड या क्रोमेटिड की संख्या कितनी होगी एस प्रावस्था में। यदि एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 4 है, वो कोशिका यदि एस प्रावस्था में चली जाती है तो एस प्रावस्था में क्रोमेटिड्स की संख्या या अर्ध गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी बेटा, 8 होगी। कितनी, 8। एक गुणसूत्र में 2, तो टोटल कितने हो गए, 8। मानव कोशिका होती तो अपने अंदर 46 गुणसूत्र हैं, एस प्रावस्था में मानव कोशिका में क्रोमेटिड की संख्या कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कितनी, 92। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपको जवाब देना है, सिंपल। ठीक है, तो ये अपन ने एस प्रावस्था की स्टडी कर ली, इंपॉर्टेंट थी, सारी बातें बता दी बेटा। एक एक पॉइंट पे आपको यहां पर जो है फोकस करना है। क्लियर, अब जो एस प्रावस्था है बेटा आपकी, उस एस प्रावस्था को अपन एक टर्म और देते हैं। यहां एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, ये सारे पॉइंट बनाने हैं बेटा, एस प्रावस्था और इसका ये डायग्राम। ठीक है, एस प्रावस्था को
एम प्रावस्था की अदृश्य प्रावस्था भी कहते हैं, एस फेज को एम फेज की अदृश्य प्रावस्था भी कहते हैं। सुन लो, रटना नहीं पड़ेगा। एम प्रावस्था जब आएगी तो अपन अध्ययन करेंगे, वहां पर आपको क्रोमेटिड्स दिखने लग जाएंगे जो किस में बने हैं, एस प्रावस्था में, इसलिए इसको एम प्रावस्था की इनविजिबल फेज कहते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, एस प्रावस्था की। बात समझ में आ गई बेटा? मैं फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट थी ये एस फेज और जीवन फेज का अपन ने अध्ययन कर लिया। लेकिन देखो, जीवन फेज में कोशिका बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि करती है, क्योंकि अधिकतर चीजों का निर्माण किसमें होता है, जीवन फेज में। एस प्रावस्था में 3 चीजें तो बनी है, डीएनए का रेप्लिकेशन, स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। पादप कोशिका होती तो पादप कोशिका में सेंट्रियोल होता ही नहीं है, तो काय का डुप्लीकेशन होगा, ये जंतु कोशिका में होता है। क्लियर यहां तक की बात? अब देखो, एस प्रावस्था और जीवन प्रावस्था में क्या अंतर होता है, वो अंतर पूछेगा आपसे। गुणसूत्रों की संख्या में समानता है, लेकिन डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार रिवाइज कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत पैटेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? एनसीईआरटी में बहुत कम कंटेंट दे रखा है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये ओबियस है, ये चीजें पता है उसको कि ये एनसीईआरटी में दिया है, तो बच्चे को इस अप्रोच तक ले जाएंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेगा। लेकिन अपन सारी चीजें पहले ही रिवाइज कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन आए तो आपका फटाक से जो है उसका आंसर क्लियर हो जाए। क्लियर? तो ये हो गया आपका जीवन प्रावस्था और एस प्रावस्था। अब इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा G2 प्रावस्था की। और याद रखना बेटा, मैं पहले बता चुका हूं, केंद्रक में इंटरफेज प्रावस्था के दौरान केंद्रक उपस्थित रहेगा। केंद्रक में क्रोमेटिन फाइबर होगा, गुणसूत्र दिखाई नहीं देंगे। गुणसूत्र होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। दिखाई कब देंगे, जब वो संघनित होंगे। कब? एम प्रावस्था के दौरान। तो बताओ, ये सेल मैंने बनाई डायग्राम, इसमें कितने गुणसूत्र हैं बेटा? 4 हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें कितने गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई देंगे चारों, क्योंकि ये इलोंगेटेड फॉर्म में है, गुणसूत्र दिखाई नहीं देंगे, लेकिन गुणसूत्र हैं इसमें 4। क्लियर ना? शब्दों पे जाना पड़ेगा बेटा आपको। आसान है टॉपिक, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, G2 प्रावस्था। बिल्कुल इजी है। G2 प्रावस्था को अपन गैप सेकंड भी बोलते हैं, गैप 2 या ग्रोथ 2, या सी को अपन एक नाम और देते हैं, प्री माइटोटिक फेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री माइटोटिक का मतलब हो गया पूर्व सूत्री प्रावस्था। प्री माइटोटिक क्यों बोला इसको प्री माइटोटिक? क्योंकि यह क्या होती है, माइटोसिस से पहले होगी। ठीक है, उसको क्या बोला था जीवन को आपने, पोस्ट माइटोटिक, और ये क्या है, प्री माइटोटिक, पूर्व सूत्री प्रावस्था। या इसको अपन पश्च संश्लेषण, पश्च संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं, क्योंकि ये एस फेज के बाद आती है, प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखो, ये इंटरफेज की अंतिम प्रावस्था है। G2 प्रावस्था इंटरफेज की अंतिम प्रावस्था को प्रदर्शित करती है। इसमें भी वृद्धि होती है बेटा, वृद्धि होती है। वृद्धि तो पूरी इंटरफेज में होती है बेटा, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, G2 प्रावस्था के दौरान ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो एस प्रावस्था से कोशिका किसमें चलेगी, G2 में, और G2 में क्या होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और आप जानते हो बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम प्रावस्था में स्पिंडल फाइबर बनेंगे, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन सहायक होगी। यही लिख रहा हूं मैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन तरकु तंतुओं के निर्माण में
सहायक होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, अपन ने साइटोस्केलेटन में बताया था, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर निर्माण में सहायक होती है। स्पिंडल फाइबर एम प्रावस्था में, विभाजन प्रावस्था में गुणसूत्रों से जुड़ेंगे और उनकी गति में सहायक होंगे। तो क्वेश्चन हो गया, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण कौन सी प्रावस्था में होता है? G2 प्रावस्था में। इसके अलावा इसमें एक इवेंट और होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक। क्या है ये? प्लास्टिडी तो हरित लवक का या बोल दो द्विविभाजन करते हैं, द्विविभाजन करते हैं और अपनी संख्या को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक G2 प्रावस्था के दौरान अपनी संख्या को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इनमें बाइंडरी फ्यूजन होता है, संख्या क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये घटनाएं किसमें मिलेंगी आपको? G2 प्रावस्था में। ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं आया, S से G2 में चलेगी, G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन बन गई और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये निर्मित हो गए। G2 प्रावस्था जो है ये इंटरफेज की अंतिम प्रावस्था है। अब G2 के बाद क्या स्टार्ट होगा आपको पता है बेटा? एम फेज। ठीक है, तो तीनों प्रावस्थाओं को अपन ने समझा है। ये डायग्राम कुछ नहीं है इसका, एक ये एस प्रावस्था, दूसरा और तीसरा भी सेम डायग्राम बनाओगे, उसमें केवल क्या करना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो कंडीशन यही रहेगी, वो भी 2n कंडीशन है और 4c, क्योंकि एस से आई है ना, तो डीएनए तो क्या हो गया? मात्रा इंक्रीज हो चुकी है। चलो यहां देखो, अब मैं इन तीनों में थोड़ा कंपैरिजन कर रहा हूं बेटा, और बहुत ध्यान से सुनना आपको, क्योंकि आपका मकसद केवल टॉपिक को पढ़ना नहीं है, उस टॉपिक को समझना है और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उनको सही करना है। तो अपन ने इंटरफेज की बात की बेटा, तीनों प्रावस्थाएं हो गई। इंटरफेज, इंटरफेज में तीन प्रावस्थाएं तुमने स्टडी की, G1, S और G2। इन तीनों में सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें होती है? G1 प्रावस्था में होती है। सबसे ज्यादा वेरिएबल भिन्नात्मक कौन सी होती है? G1 प्रावस्था होती है। सबसे ज्यादा तीनों में सबसे ज्यादा उपापचय रूप से सक्रिय कौन सी होती है? G1 प्रावस्था होती है। डीएनए प्रतिकृति स्टोन प्रोटीन का निर्माण और तारक केंद्र का द्विगुणन किसमें होता है? इस प्रावस्था में। ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है? G2 प्रावस्था में। यही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर? अब देखो क्रोमोसोम वगैरह में जो परिवर्तन आते हैं उसमें देखो क्या क्या पूछ सकता है वो, जैसे ये लो, एक कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है, कुछ भी हो सकती है, ह्यूमन सेल है तो 46 होगी, इसमें अलग अलग होगी, तो 2n क्या है? गुणसूत्र की संख्या है। तो S प्रावस्था में जाएगी वो, तब भी 2n ही रहेगी, और G2 में भी क्या रहेगी? 2n। इसका मतलब इंटरफेज के दौरान गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। लेकिन परिवर्तन क्या आया? G1 में डीएनए की मात्रा 2c है, तो S में क्या हो जाएगी? 4c, और G2 में भी 4c रहेगी बेटा, S पे से G2 4c ही रहेगी। अब G1 में देखो गुणसूत्र जो है वो मोनाड फॉर्म में है। ये कौन सी फॉर्म है बेटा? ये मोनाड। S में क्या हो जाएंगे? ये डायाड हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर डीएनए की प्रतिकृति हो गई तो सिस्टर क्रोमेटिड बन गए, तो ये डायाड फॉर्म हो गया। और G2 में भी क्या रहेंगे बेटा? डायाड रहेंगे। यही तो है क्रोमेटिन, क्रोमोसोम में यही परिवर्तन आएगा, उनका रूप बदलेगा, मोनाड से डायाड। तो कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र मोनाड से डायाड में परिवर्तित हो जाते हैं? S प्रावस्था में। पुत्री अर्धगुणसूत्र का निर्माण कौन सी प्रावस्था में होता है? S प्रावस्था में। डीएनए की प्रतिकृति किसमें होती है? S प्रावस्था में। गुणसूत्रों का द्विगुणन किसमें होता है? S प्रावस्था में। डीएनए की मात्रा किसमें दुगनी हो जाती है? S प्रावस्था में। ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा, भाषा चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो ये इंटरफेज की मैंने कंप्लीट बात कर ली। अब बताओ बेटा इंटरफेज के बाद कौन सी फेज आती है? एम फेज। अब एम फेज का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंटरफेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको कि क्या क्या क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए। ये बनाना है आपको, थोड़ा याद रहे। देखो अब क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन पे ध्यान देना। आप बताओगे मेरे को आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन,
डीएनए की प्रतिकृति होती है। पहला विकल्प जीवन फेज में, दूसरा विकल्प एस प्रावस्था में, तीसरा विकल्प G2 प्रावस्था में, चौथा विकल्प सभी में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवाए, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। आंसर क्या होगा बेटा? एस प्रावस्था में। दूसरा क्वेश्चन, प्रोटीन तथा आरएनए निर्माण होता है। पहला विकल्प जीवन, दूसरा विकल्प एस, तीसरा विकल्प G2 और चौथा विकल्प है ऑल। तो आप बताओ बेटा, प्रोटीन और आरएनए का निर्माण कौन सी प्रावस्था में होता है? ऐसे घुमा सकता है क्वेश्चन। तो आंसर बताओ बेटा। इसका आंसर होगा ऑल, सभी में। तो देखो तीनों में प्रोटीन बन रही है बेटा। जीवन में बताया था मैंने, प्रोटीन बनती है, एंजाइम बनते हैं। एस में भी स्टोन प्रोटीन बनती है, G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन। और याद रखना, जहां प्रोटीन बनेगी वहां आरएनए बनेगा, क्योंकि आरएनए से ही तो प्रोटीन बनती है बेटा। देखो डीएनए होता है कोशिका में, जिसमें जीन होते हैं। फिर डीएनए या जीन की अभिव्यक्ति होती है तो आरएनए बनता है। फिर आरएनए की अभिव्यक्ति होती है तो प्रोटीन बनता है। और आप सब जानते हो बेटा, ये जीन अभिव्यक्ति होती है। तो इसका मतलब तीनों प्रावस्था में जीन अभिव्यक्ति पाई जाती है, तभी तो कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय है बेटा। तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है अनुवादन। इसका मतलब अनुलेखन अनुवादन इंटरफेज के दौरान सभी प्रावस्था में पाया जाता है, तभी जीन अभिव्यक्त होकर प्रोटीन का निर्माण करने में सक्षम होता है। लेकिन प्रोटीन आरएनए का जो अधिकतम निर्माण है, मैक्सिमम निर्माण है, वो होता है जीवन में। सब जगह सबसे लंबी प्रावस्था है, सब जगह इसी में निर्माण होता है। तो अधिकतम निर्माण तो जीवन में होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछे प्रोटीन और आरएनए का निर्माण किसमें होता है? तो तीनों में होता है। लेकिन मैक्सिमम निर्माण किसमें होता है? जीवन में। ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे बेटा आपको। एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्रोमेटिड्स का निर्माण होता है। सिंपल है, तो अभी बताया बेटा। तो क्रोमेटिड का निर्माण होता है तो ऑप्शन देगा G1, दूसरा एस, तीसरा G2 और चौथा ऑल। तो बताओ आंसर क्या होगा? एस प्रावस्था में। सिंपल है। अगला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं। एक कोशिका है, द्विगुणित कोशिका, उसमें गुणसूत्रों की संख्या यदि 16 है तो एस प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? यदि एक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो इसकी एस प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा, ऑप्शन देगा वैसे। फर्स्ट ऑप्शन 16, सेकंड ऑप्शन 32, थर्ड ऑप्शन 64 एंड फोर्थ ऑप्शन 8। तो बताओ, एक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र 16 है तो जब वो कोशिका एस प्रावस्था में जाएगी तो गुणसूत्रों की संख्या पता है बेटा, एस प्रावस्था में भी समान रहेगी। इंटरफेज में गुणसूत्रों की संख्या इंक्रीज नहीं होती तो 16 ही रहेगी, लेकिन डायड में होंगे बस। तो आंसर आपका क्या जाएगा? 16। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इजी है, लेकिन ये एग्जाम हॉल में जब बैठोगे ना तो दिमाग कई बार काम नहीं करता, इसलिए बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। बात समझ में आ गई? इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं मैं। देखो ये आपने बनाना है ये क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन इसी में चेंज करूंगा। यदि एक
द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 16 है, तो इसकी एस प्रावस्था में क्रोमेटिड्स की संख्या होगी, क्रोमेटिड्स अर्धगुणसूत्रों की संख्या होगी। तो बताओ अर्धगुणसूत्र कितने हो जाएंगे बेटा, एक क्रोमोसोम में 2 अर्धगुणसूत्र हो जाएंगे इस प्रावस्था में। तो टोटल गुणसूत्र कितने हैं, 16, 16 दूनी 32। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 32। गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी लेकिन क्रोमेटिड्स की संख्या क्या होगी, डबल होगी, 32। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने पड़ेंगे बेटा, तभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। चलो एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। यदि एक द्विगुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा 5 पिकोग्राम है, कितनी है बेटा, 5 पिकोग्राम। डीएनए की मात्रा को पिकोग्राम में लेते हैं, तो ये कितनी है, 5 पिकोग्राम। तो इसकी एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा होगी, तो ऑप्शन देगा आपको 5 पिकोग्राम, दूसरा ऑप्शन 10 पिकोग्राम, तीसरा ऑप्शन 20 पिकोग्राम, चौथा ऑप्शन 2.5 पिकोग्राम। तो बताओ बेटा, सिंपल है, सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, आंसर पे जाना आपको। एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 पिकोग्राम। कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चन, सिंपल है लेकिन आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन वैसे करवाता हूं। यदि एक मानव कोशिका, अपनी ह्यूमन सेल है, मानव कोशिका कोशिका चक्र में प्रवेश करती है, तो कोशिका चक्र में प्रवेश करती है तो G1 S तथा G2 में गुणसूत्रों तथा अर्ध गुणसूत्रों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, उसमें गुणसूत्र और अर्धगुणसूत्र दोनों बताने हैं, बिल्कुल मैं फ्लो चार्ट में आंसर बताऊंगा। देखो ये G1 है, ये S है और ये G2 है। मानव कोशिका, आपको पता है मानव कोशिका में कितने होते हैं गुणसूत्र, 46 होते हैं। तो मानव कोशिका की ये देखो गुण सूत्रों की संख्या बताओ, G1 में कितनी होगी बेटा, 46, S में भी कितनी होगी 46, G2 में भी कितनी होगी 46। गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, बताया है, सारे फंडे क्लियर हैं। हाँ, अर्ध गुणसूत्रों की संख्या बताओ। तो G1 में तो क्या अर्ध गुणसूत्र बेटा, 46 क्रोमोसोम में मोनाड फॉर्म में है, तो 46 के 46 ही रहेंगे। या इसमें अर्धगुणसूत्र जो है अपन काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अर्धगुणसूत्र बोल ही नहीं सकते, एक गुणसूत्र है वो मोनाड में है। ठीक है, तो अर्धगुणसूत्रों की संख्या जो है अपन S और G2 में ज्ञात कर सकते हैं, या बोल दो इसमें 46 गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र एक सिंगल फॉर्म में होता है। लेकिन S फेज में गुणसूत्रों अर्धगुणसूत्रों की संख्या 92, G2 में भी कितनी 92।
ठीक है, कर लोगे? ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम सिंपल, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आता है कि कौन सी प्रावस्था में कौन सी घटना संपन्न होती है, या ये घटना कौन सी प्रावस्था में संपन्न होती है, या गुणसूत्रों की संख्या, डीएनए की मात्रा पर क्वेश्चन बनाएगा। मैंने सारे पैटर्न के क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी कंप्लीट किसकी, इंटरफेज की, G1, S और G2, बिल्कुल सारी बातें बता दी हैं बेटा। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, जी नोड फेज, उसकी थोड़ी बातें करेंगे अपन। ठीक है, अब आ जाओ जी नोड फेज में। जी नोड फेज समझो, इसको पहले, इंपॉर्टेंट है। इसको अपन क्योसेंट फेज भी कहते हैं बेटा, शांत प्रावस्था। इसको अपन इनएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं, निष्क्रिय प्रावस्था। ठीक है, क्या होती है समझें जी नोड फेज। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में स्टेटमेंट लिखेंगे। ये लो, एक सेल है बेटा, ये अभी नवनिर्मित सेल है, बन के आई है। किससे बन के आई है? एम फेज के पश्चात सेल का निर्माण हो गया। अगर इस सेल को आगे विभाजन में जाना है तो किस में एंटर हो जाएगी बेटा? ये जीवन में। किसमें चली जाएगी? जीवन में। जीवन में जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कोशिका चक्र में प्रवेश कर चुकी है। जीवन में तैयारियां शुरू हो जाएंगी, विभाजन की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी, जीवन में अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे, आगे फिर डिवाइड होगी। लेकिन यदि इस सेल को विभाजन में नहीं जाना, इसको विभाजित नहीं होना, इसको विभेदित होना है, होता है जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, डिवीजन भी करती रहती हैं, कुछ विभेदित होकर अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो यदि इस सेल को विभाजन में जाना है तो जीवन में जाएगी, जीवन से एस में जाएगी, G2 में जाएगी और फिर एम फेज में चली जाएगी, ये कोशिका चक्र में प्रविष्ट कर गई। लेकिन यदि इस सेल को विभाजन में नहीं जाना तो ये जीवन से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, और बाहर निकल के किस में आ जाएगी? जी नोड में। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये विभेदित हो गई। क्या हो गई? विभेदित हो गई, और ये विभेदित होकर अपना कार्य करना स्टार्ट कर देगी। अभी डिवीजन नहीं करेगी जी नोड फेज में, अभी ये विभाजन नहीं करेगी, अपना कार्य करेगी विभाजन, या कोशिका चक्र बोल दो, या जीवन से बाहर निकल के आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये एनाटॉमी में पढ़ोगे बेटा आप। अगर इस कोशिका को वापस विभाजित होने की आवश्यकता है कि वापस इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको वापस किस में जाना पड़ेगा बेटा? जीवन में। ये वापस से क्या हो गई? पहले तो डिफरेंशिएट हुई, उसके बाद में डी डिफरेंशिएट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? डी डिफरेंशिएट, विभेदित हो जाएगी, वापस से जीवन में जाएगी, फिर कोशिका चक्र में प्रवेश करके विभाजन में जाएगी। इसका मतलब जीवन में, जी नोड में आने के बाद कोशिका शांत प्रावस्था में चलेगी और विभाजन नहीं करेगी। विभाजन नहीं करेगी मतलब ये विभाजन की कोई तैयारी नहीं करेगी, अपना कार्य करेगी। मतलब ये विभाजन की दृष्टि से निष्क्रिय हो गई, इसलिए इसको निष्क्रिय प्रावस्था बोलते हैं। लेकिन उपापचय रूप से क्या है? सक्रिय है। कोशिका है, सक्रिय रहेगी उपापचय रूप से, लेकिन विभाजन की दृष्टि से क्या है? निष्क्रिय। इसलिए इसको निष्क्रिय प्रावस्था भी कहते हैं, या शांत प्रावस्था भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये बनाना है आपको, है ना? ये विभेदित और विविभेदित हो जाएगी। ठीक है, तो अपन जी नोड की बात कर रहे हैं, तो जी नोड के बारे में अब देखो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं मैं कि क्या होता है जी नोड। देखो, वयस्क में जो एडल्ट है, अपनी बात कर लो, अपनी एग्जांपल ले लो, वयस्क है अपन। वयस्क में
कुछ कोशिकाएं, कौन सी? जैसे हृदय कोशिकाएं तथा तंत्रिका कोशिकाएं। कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। क्यों? याद रखना बेटा, जैसे अपन वेस्ट फॉर्म में आ गए तो अपनी नर्व सेल और हृदय की जो सेल्स है वो विभाजित नहीं होती, क्योंकि वो परमानेंटली जीवन से निकलकर जी नोड में आ जाती हैं। वो परमानेंट जी नोड फेज में होती हैं, क्योंकि ये स्थायी जी नोड फेज में प्रविष्ट हो जाती है। ओके, इसलिए विभाजित नहीं होती। अगला पॉइंट, अन्य अनेक कोशिकाएं अनेक कोशिकाएं, जो अन्य कोशिकाएं हैं, जैसे अपनी बॉडी की बाकी सेल्स हैं अन्य, इनको छोड़कर वो भी क्या करती हैं? वो जीवन से बाहर निकलकर जी नोड में आ जाती हैं। किसमें आ जाएंगी? जी नोड में। अन्य अनेक कोशिकाएं जीवन से बाहर निकलकर जी नोड, या बोल दो निकलकर निष्क्रिय प्रावस्था में प्रविष्ट कर जाती है। तो विभाजित नहीं होंगी, लेकिन यदि आवश्यकता है उनको डिवाइड होने की, जैसे कुछ सेल्स होती है इंजरी हो जाती है बेटा, नष्ट हो जाती हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए वापस से ये किसमें? जीवन में एंटर होगी और वापस से विभाजन करना स्टार्ट कर देती है, प्रविष्ट कर जाती हैं। लेकिन आवश्यकता अनुसार ये पुनः जीवन में प्रविष्ट होकर विभाजन दर्शाती है। ठीक है, तो जी नोड फेज का मतलब क्या हो गया? जी नोड फेज होगी शांत प्रावस्था। तो अपन बोल सकते हैं जी नोड प्रावस्था में कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है। क्या होती है? सक्रिय होती है, लेकिन विभाजन की दृष्टि से निष्क्रिय होती है, इसलिए इसको निष्क्रिय प्रावस्था कहते हैं। फिर से सुन लेना, जी नोड प्रावस्था को शांत प्रावस्था कहते हैं या निष्क्रिय प्रावस्था कहते हैं, क्योंकि विभाजन नहीं करेगी आगे। लेकिन उपापचय रूप से क्या है? सक्रिय है, कार्य तो करेगी लेकिन विभाजन में नहीं जाएगी, मतलब ये विभाजन की तैयारियां नहीं करती है, लेकिन आवश्यकता अनुसार जी नोड से वापस जीवन में एंटर होकर विभाजन प्रदर्शित करना स्टार्ट कर दे। लेकिन कब? अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे अपनी बॉडी की सेल्स हैं बेटा, जरूरी थोड़ा ना कि सारी विभाजित हो रही हैं। अभी कोई मान लो इंजरी हो जाए, एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहां कोई इंजरी हो गई, घाव हो गया, कट लग गया, तो आपको पता है घाव जल्दी भर जाता है। तो घाव होने के बाद जो कोशिकाएं मृत हुई हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए आसपास की कोशिकाएं जो जी नोड में थी वो किस में आ जाएंगी? जीवन में, और विभाजित होकर उस घाव को क्या करती हैं? भर देती है, मतलब कोशिकाओं को रिप्लेस कर देती है। बात समझ में आ गई? लेकिन हार्ट सेल और नर्व सेल कभी भी विभाजित नहीं होती, क्योंकि वो परमानेंट जी नोड फेज में उपस्थित रहती है। ठीक है, तो जी नोड फेज से संबंधित ये 3 पॉइंट ही हैं जो काम के हैं। शांत प्रावस्था कहते हैं, इसके निष्क्रिय प्रावस्था कहते हैं, उपापचय रूप से सक्रिय है लेकिन विभाजन की दृष्टि से क्या है? ये निष्क्रिय। जैसे याद करो मेरिस्टेमेटिक सेल, एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे एनाटॉमी की प्लांट की अगर बात करें
ये लो, ये कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल। ये अगर डिवाइड हुई तो बेटा 2 सेल बनाएगी, 2 मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगी। दोनों सेल विभाजन में जा भी सकती है, विभेदित हो सकती है। मान लो एक सेल है वो विभाजन में चली गई तो जीवन में चली जाएगी, दूसरी सेल जीवन से बाहर निकल के किस में आ जाएगी बेटा, जी नोड में आ जाएगी। तो ये मतलब विभेदित हो गई, विभेदित होकर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा जो भी बनाई विभेदित विभेदन में चली जाएगी और ये कंटिन्यू डिवाइड होती रहेगी। तो इस तरह से जो है बॉडी की ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, जो एनाटॉमी में अपन बात करेंगे। तभी तो बॉडी की वृद्धि होती है, विभाजन भी होता है और विभेदन भी होता है, तब जाके बॉडी की ग्रोथ होती है। जब कोशिका केवल विभाजन कर रही है तो अन्य कार्य नहीं करेगी, वो केवल विभाजन में जाएगी, लेकिन विभेदित होगी तो अपने विशिष्ट कार्य करने में क्या हो जाती है, सक्षम हो जाती है। तो ये बेटा बात होगी आपकी जी नोड फेज की। एनसीईआरटी में 2-3 पॉइंट लिखे हैं, वो सारे आपको रीड करने हैं, सारे पॉइंट मैंने बता दिए। तो इंटरफेज आपकी कंप्लीट होगी, जो सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे लंबी प्रावस्था थी। अब इंटरफेज की अंतिम प्रावस्था G2 है। G2 में डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, क्रोमोसोम की संख्या समान है, कोशिका बहुत साइज में बड़ी हो गई। अब आप बताओ, कोशिका साइज में बड़ी होगी तो उसका जो कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। उसको वापस मेंटेन करने के लिए उसको विभाजन करना ही पड़ेगा, इसलिए वो किसमें एंटर हो जाएगी, एम प्रावस्था में, विभाजन प्रावस्था में। और विभाजन प्रावस्था बहुत ही छोटी होती है, कोशिका 2 कोशिका में विभक्त हो जाएगी। लेकिन किस प्रकार से क्या घटनाएं होंगी, कौन सी प्रावस्था आएंगी, सारी अपन बातें करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में अपन एम प्रावस्था को स्टार्ट करेंगे, जो बिल्कुल सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये सारे पॉइंट आपको बेटा रीड करने पड़ेंगे। 1-2 बार रीड करोगे तब समझ में आएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, समझ में आने के बाद भी अगर आप रिवीजन करते हो तो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एग्जाम हॉल में बैठ के अगर आप कोई क्वेश्चन रीड करोगे ना तो वो अचानक से दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आता है। रैंडम क्वेश्चन आते हैं नीट में कि एक सेल बायोलॉजी का आ गया, अगला एनाटॉमी का आ गया, अगला मॉर्फोलॉजी का आ गया। तो बेटा जब सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन रीड करोगे तो आपके दिमाग में उस क्वेश्चन को रीड करते करते सेल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाने चाहिए, ताकि जल्दी से आंसर हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा। वहां पे स्पीड भी होगी, एक्यूरेसी भी होगी। वो तब जब आपकी कमांड टॉपिक पे बहुत अच्छी होगी, और अच्छी तभी होगी जब आप सुनोगे, समझोगे, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके बेटा मार्क्स आएंगे ज्यादा, तब डॉक्टर बनोगे आप। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन एम फेज के साथ। ऑल द बेस्ट।